और जब उसकी बातें लोग सुनने लगते हैं तो आज कर्नाटक के बीदर जैसी जगह पर हम खड़े हैं और संविधान को याद कर रहे हैं। यह मुमकिन ही नहीं होता अगर इस मुल्क में बाबा साहब का संविधान लागू न होता। ये संविधान हम सबको एक बनाता है, ये संविधान हम सबको जोड़ता है, ये संविधान हम सब की एकता का वो माला है जिसमें अनगिनत रंगों के ये फूल, ये अनगिनत रंगों के हीरे मोती जवाहरात सब मिलकर के एक होते हैं। और आज का दिन इस मुल्क के इतिहास का, इस मुल्क के तारीखी इबारत का वह दिन है जिस दिन इस मुल्क में, इस मुल्क का दस्तूर, इस मुल्क का आईन, बाबा साहब का संविधान इस देश ने स्वीकार करके इसको लागू कर दिया। और आज कर्नाटक के बीदर जैसी जगह पर हम उन्हें याद कर रहे हैं। मैं दूसरी बार बीदर आया और जब भी बीदर आया हूं तो ये महसूस हुआ है देश में कहीं भी सामाजिक न्याय के खिलाफ अगर कोई काम हुआ, देश में कहीं भी बाबा साहब के विचारों के खिलाफ अगर कोई काम हुआ तो उसके खिलाफ बुलंद आवाज बुलाने वाले लोग, पिछली बार जब मैं कर्नाटक आया था तो कलबुर्गी गुलबर्गा में आया था और आज बीदर में खड़ा होकर ये महसूस हो रहा है कि अगर देश में कहीं भी सामाजिक न्याय की, बिरसा फुले अम्बेडकर पेरियार की लड़ाई को जरूरत महसूस हुई है तो उसकी अगली कतार में कलबुर्गी के बाद बीदर के लोग खड़े हुए हैं और ये इतिहास आपका है, इसके लिए आपको बधाई देना चाहिए। और जब मैं यहां आया और आपने इस मंच पर ये अपना एक सम्मान का प्रतीक मेरे माथे पर पहुंचाया तो हमारे साथी कह रहे थे कि ये मैसूर की संस्कृति का एक प्रतीक है, ये सम्मान का प्रतीक है। आपने जब ये सम्मान हमारे माथे पर दिया तो मुझे महसूस होता है कि ये सम्मान तो हमारा, हमसे ज्यादा बड़ा सम्मान उस विचारधारा का है जिसकी वजह से हम और आप एक होकर के रिश्ते को महसूस कर रहे हैं। लेकिन इस सम्मान के साथ मैं महसूस करता हूं कि एक जिम्मेदारी है कि संविधान बदलने की बात करने वाले दौर में संविधान बचाने की लड़ाई को और ताकत से पूरे देश में लड़ना होगा। इस बात का संकल्प लेने का आज का दिन है, इसलिए मैं जिम्मेदारी को आपके साथ स्वीकार करता हूं। और हमारे परिचय में हमारे संचालक महोदय ने ये बात कही थी, हमारे पूर्व के सबसे पहले जो वक्ता थे उन्होंने भी ये बात कही कि जब जुल्म और सितम बढ़ जाए, जब अन्याय की इंतहा हो जाए, जब आपके सब्र का इम्तिहान लिया जाए तो एक बात याद रखना, सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। बगावत का वक्त है संविधान को बचाने के लिए। और बीदर के लोगों, मैं 26 जनवरी को आज के दिन एक पहले से कार्यक्रम बना हुआ था और जब इस कार्यक्रम के आयोजकों की तरफ से हमारे भाई हैं राजरतन शिंदे जी, उनकी तरफ से फोन आया, उन्होंने आग्रह किया तो हमने कहा कि ठीक है, उस कार्यक्रम को कैंसिल करके यहां आना पड़ा। इसलिए मुझे लगा कि यहां से एक बड़ा पैगाम जाएगा देश भर के लोगों के बीच में। और जब मैं यहां आया तो कुछ लोग मिलने आए तो बीदर के बारे में एक बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने बताई। मैं भी उस इलाके से आता हूं जहां इस देश के मूल निवासी, मूल भारतीय जितने लोग हैं, गांव भी बसे हैं तो जातियों के आधार पर बसे हैं। किनारे बसा दो अगर ये दलित है, गांव के दक्षिण टोला हमारी तरफ कहा जाता है, किनारे दक्षिण तरफ से। और बीदर का इतिहास 500 साल पुराना पता चला। आप बताइएगा कि क्या ये सही है कि बीदर में यहाँ के मूल निवासियों को शहर के केंद्र में बसाया गया और वो यहाँ के सबसे पुराने बाशिंदे? सही है।
ये बात सही है ना? इसलिए मेरे लिए ये और नई बात है कि जो इस शहर के दिल में है वो इस देश के बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं। बाकी जगह तो उन्हें किनारे धकेल दिया है। रास्ते पर चलोगे नहीं, तालाब में पानी पियोगे नहीं, अगर सामने से कोई आए तो रास्ता बदल देना, वरना आपकी परछाई से भी कोई अछूत हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा। जिस देश का इतिहास ऐसा रहा हो, जिस तालाब से जानवर पानी पी सकता था मगर इंसान नहीं पी सकता था, जिस देश का इतिहास ऐसा रहा हो कि इबादत के घरों में भगवान को मानने वाले बाकी सब जा सकते थे, लेकिन जिसको अछूत बना दिया वो वहां भी नहीं जा सकता था। ऐसे बटे हुए मुल्क में बाबा साहब के संविधान ने आज के दिन एक रास्ता खोला। पैदा होते रहे होंगे आज तक इंसान, कोई मुख से, कोई भुजाओं से, कोई बड़े, कोई छोटे, कोई अमीर, कोई गरीब, इस तरह के, लेकिन भारत का संविधान लागू होने के बाद अब इस मुल्क में सबको शिक्षा, सबको रोजगार, सबको सम्मान और सबको वोट का अधिकार मिलेगा। ये काम हमारे बाबा साहब के संविधान ने किया है और इस वजह से आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। इस दिन ने इस देश के इतिहास को बदल कर रख दिया। इस दिन ने 26 जनवरी के दिन ने एक नया भारत बनाने का संकल्प लिया। और भीतर के लोगों, आप भी जानते हो कि इतिहास में बहुत पीछे जाएंगे तो याद करना होगा अपने वैचारिक इतिहास के सबसे पहली मशाल तथागत बुद्ध को, जिन्होंने प्रज्ञाशील करुणा का संदेश केवल इस मुल्क को नहीं दिया, पूरी दुनिया को दिया था। इसलिए आज भी मैं कहता हूं, हमारे यहाँ इतिहास की किताबों में अंग्रेजी में पढ़ाया जाता था कि तथागत बुद्ध द लाइट ऑफ एशिया हैं। हमें यह महसूस होता है उनके विचारों को जानने के बाद कि वो केवल लाइट ऑफ एशिया नहीं, वो लाइट ऑफ वर्ल्ड है। मानवता के सबसे बड़े प्रतीक का नाम है तथागत बुद्ध। प्रेम हो, करुणा हो, सद्भाव हो, सद्विचार हो, इंसानियत हो, उस विचार का नाम मेरे लिए तथागत बुद्ध है। मैं बार बार एक बात कहता हूं कि इस मुल्क के इतिहास को जानो। इस देश के लोगों, इस मुल्क की बुनियाद में सबसे पहले कौन लोग हैं, इस देश के मूल निवासी कौन हैं, और उनका परचम पहला लहराया जब तथागत बुद्ध से किसी ने पूछा कि आपका असली पैगाम क्या होना चाहिए। प्रज्ञा की बात करने वाले तथागत बुद्ध, बुद्धि की बात करने वाले तथागत बुद्ध, तर्क की बात करने वाले, करुणा की बात करने वाले तथागत बुद्ध ने कहा कि किसी किताब में लिखा हो तो सच मत मान लेना। कोई व्यक्ति बहुत बड़ा हो, वो कह रहा हो तो सच मत मान लेना। ढेर सारे लोग कह रहे हो तो भी सच मत मान लेना। जो तुम्हें सच लगे उसे सच मानना। अप दीपो भव, यानी अपना दीपक स्वयं बनो। इसलिए तथागत बुद्ध मेरे लिए एक विचार की रोशनी का नाम है। वो आपसे कहता है कि पढ़ो, जानो, समझो, परखो, तब मानो। और यही तो विज्ञान और यही तो तर्क और यही तो मानवता है। और उस विचार को जब आगे बढ़ाया, पूरे देश में मानवता का परचम, जाति के नाम पर बटे हुए मुल्क को एक करने की कोशिश, मजहब के नाम पर धीरे धीरे फसाद की तरफ जब मुल्क बढ़ा, उस समय भी कोई महापुरुष, कोई संत पैदा हुआ तो कोई कबीर बनकर के कहा, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, खोजी हो तो तुरते मिली हो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। उस कबीर ने ये कहा कि जो कुछ है वो आपके भीतर है और सब बराबर हैं। तुम कद बाबन हम कद सूद, और हम कद लोहू हम कद तुम कद दूध, एक बूंद ते सब उत्पन्ना, कौन बाबन कौन सूदा। ये पैगाम इसी मुल्क की मिट्टी में दिया गया। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। कबीर ने तर्क से पूछा कि जिसे तुम अछूत कहते हो, उनके नसों में क्या लोहा बहता है और तुम्हारी नसों में क्या दूध बहता है।
आज से 700-800 साल पहले कबीर के सपनों का भारत आज बन रहा है क्या? ये सोचना होगा, ये सोचना होगा कि आज आपको अगर खून की जरूरत हो जाए ब्लड चढ़ाने के लिए, तो किसी का भी ब्लड चढ़ जाएगा क्या? पहले ब्लड ग्रुप मैच कराया जाता है, ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, बी पॉजिटिव, बी निगेटिव। एक जाति वाला अपने जाति वाले को खून दे सकता है क्या? जब खून का रिश्ता ऐसा होना चाहिए तो खून तो दे देते। इसका मतलब ये जैविक बंटवारा नहीं था, ये सामाजिक बंटवारा था। मुट्ठी भर लोगों ने अपने हाथ में पूरी ताकत रखने के लिए ढेर सारे लोगों को यह समझाया कि तुम कमजोर लोग हो, तुम छोटे लोग हो, तुम हमसे नीचे हो और हम तुमसे ऊपर हैं। और ये जो बंटवारा बना दिया, उसी के खिलाफ कोई हमारा संत गुरु रविदास खड़ा हुआ। उन्होंने पूछा कि जस केलन के पात पात में पात, तस मानुष के जात जात में जात। रविदास मानुष न जुड़े जब तक जाति न जात। इस जाति को खत्म करो, इंसान को इंसान के बराबर बनाओ, तब तुम एक बेहतर दुनिया बना पाओगे। ये आइडिया ऑफ इंडिया है। उस समय 11वीं शताब्दी और 12वीं शताब्दी में कर्नाटक के लोगों कोई बसवन्ना पैदा हुए, कोई बसव पैदा होकर के उन्होंने भी ये कहा कि जाति के नाम पर बंटवारा ठीक नहीं, बराबर हो जाओ, कोई बड़ा छोटा नहीं। कोई और दक्षिण भारत में जाओ तो नारायण गुरु पैदा हुआ, उन नारायण गुरु ने समझाया कि यार एक हो जाओ, ये बांटना ठीक नहीं इंसान को इंसान से। एक नाम मुझे मिला इतिहास में, अय्यंकाली, आपने सुना हो कि न सुना हो, और खासकर नौजवानों को मैं एक पैगाम देना चाहता हूं। अपने इतिहास को जानो मेरे लोगों। जिस समाज की इतिहास की वैचारिक जड़ें गहरी नहीं होती, छोटी सी आंधी में भी उनका पता उखड़ करके कहीं और चला जाता है। आपको टिकना है तो अपने इतिहास को जानना होगा। सबसे मजबूत पेड़ उसे माना जाता है, और आप सब जानते हैं, पुराने लोग इस पेड़ का नाम भी बताएंगे, जो धरती के ऊपर जितना होता है उससे ज्यादा धरती के नीचे दबा। जिस पेड़ की जड़ें जितनी गहरी होती हैं वो उतना ही ताकतवर होता है। अगर आपको इस संविधान के सम्मेलन को सार्थक बनाना है तो नौजवानों को एक बात कहना, और मुझे तो खुशी हुई, अध्यक्षता बहुत कम उम्र के हमारे साथी कर रहे हैं, विष्णुवर्धन जी, मुझे अच्छा लगा। नौजवानों को ऐसे ही कतार लेकर आगे बढ़ना होगा, वरना इन्हीं नौजवानों को कोई आके कहेगा कि धर्म खतरे में है, धर्म बचाने चले जाओ, वो अपना घर बचाएंगे नहीं और धर्म बचाने चले जाएंगे। इसलिए विचारधारा से जोड़ने के लिए नौजवानों को आगे रखना होगा। और मैं जब अपने साथी स्पीकर जय देवी गायकवाड़ जी को सुन रहा था, वो अपनी भाषा में बोल रही थी, लेकिन इतना जरूर समझ में आ रहा था कि जिस देश में महिलाओं को अगर वैचारिक ट्रेनिंग नहीं दी गई, उस देश में कोई क्रांति, कोई बदलाव कभी नहीं आएगा। इसलिए आपको उनकी बातों को घर घर पहुंचाना होगा, तब उनका बोलना सार्थक होगा। और यहां भी देख लो, जय भीम बोलने वालों, सारे पुरुष अपने घर की महिला को ले आए होते तो नजारा ये तो नहीं होता। क्रांति केवल पुरुष करेंगे, घर जाके बोलेंगे हम तो समझते हैं, लेकिन घरवाली नहीं मानती। जब ले ही नहीं आओगे तो बताओ, मंच पर केवल एक महिला तो सारे पुरुष बैठे। अगली बार मेरा एक सलाह, मेरा निवेदन, मंच भी ऐसा हो जब चिंता इस बात की है, हमारे साथी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, जहां नीला झंडा होता है, जहां बाबा साहब की तस्वीर होती है, जहां इस तरह का आयोजन होता है, वहां लोगों को लगता है कि केवल दलित समाज का आयोजन होगा। हमने ये बात जानी है और माना है कि ये नीला झंडा, बाबा साहब अंबेडकर का नाम केवल एक जाति और एक समाज के नायक का नाम नहीं है, पूरी मानवता के कल्याण का काम करने वाले मसीहा का नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। इसलिए पढ़ो नौजवानों, और जितने पुराने लोग हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि घर घर इस बात को हमें पहुंचाना है, पहुंचाना और बताना कि मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर लीव,
वेतन के बराबर दाम, काम के घट्टे कम करना, ये सारा महिलाओं को अधिकार दिलाने का काम बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। किसानों के सम्मेलन में किसानों को उनके लागत का ज्यादा मूल्य मिले, मजदूरों का ट्रेड यूनियन बने, ट्रेड यूनियन बनाने का काम, वेतन भत्ता, ग्रेचुटी और पे ग्रेड को फिक्सेशन का काम उस इकोनॉमिस्ट डॉक्टर अंबेडकर ने किया। 5 अखबार निकालते थे, मूक नायक से लेकर प्रबुद्ध भारत तक, और 5 अखबार निकालने वाले पत्रकार और सबसे बड़े, आज की तारीख में बड़े पत्रकार में से एक है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दलित समाज को आरक्षण देकर जितना रास्ता उनकी मुक्ति का खोला, उतना रास्ता आदिवासी समाज के लिए भी खोला। आबादी 15%, रिजर्वेशन 15%, शेड्यूल ट्राइब की आबादी 7.5, उनको रिजर्वेशन 7.5, और ओबीसी का चूंकि 31 में जाति जनगणना हुई थी, उसके बाद जनगणना ही नहीं हुई, रास्ता खोला। आर्टिकल 15(4), आर्टिकल 16(4) और आर्टिकल 340 के इनके ऊपर एक कमेटी बनाना और ओबीसी की जाति जनगणना कराकर ओबीसी को जितना हक है उसको देने का रास्ता खोलने वाले लोगों में डॉक्टर अंबेडकर का नाम। और ओबीसी समाज के जितने लोग आए हों, ये बात और आपको गांव पहुंचाने की जरूरत है, जितने किसान जातियां हैं, कमेरा लोग हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कैबिनेट से जब इस्तीफा दिया, उस समय 3 वजहें बताई थी। पहला, हिंदू कोड बिल का लागू न करना, और दूसरी वजह थी ओबीसी के लिए जो कमीशन बनाया जाना था वो नहीं बन रहा था। इससे नाराजगी जताते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मंत्रिमंडल छोड़ दिया। आजकल तो थोड़ा सा पैसा और 2 कुर्सी मिल जाए तो पार्टी ही तोड़ करके पूरा नेता लोग चला जाता है दूसरे खेमे में, विचारधारा पीछे, और वहां पे भी खड़ा होकर के सब जय भीम बोल लेता है बड़ी निर्लजता से, जिनका पूरा काम बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ हो रहा है। क्योंकि वैचारिक मंच है इसलिए बहुत सारी बात खुलकर नहीं बोलूंगा, लेकिन समझदार को इशारा काफी है। अगर आप बीमारी का पता नहीं लगाएंगे तो इलाज शुरू कैसे होगा? चोट पैर में लगी होगी और सर दर्द की दवाई चल रही होगी, बीमार और बीमार होगा कि नहीं? इसलिए आज 26 जनवरी के दिन बीदर ही नहीं पूरे देश को मूल्यांकन करना था कि जिस दिन पूरे मुल्क को संविधान दिवस मनाना था, क्या इस देश का संविधान ने केवल दलितों को अधिकार दिया? तो ये केवल पूरे भारत में सबसे ज्यादा सम्मेलन संविधान का दलित ही क्यों मनाते हैं, ये मैं भी जानना चाहता हूं। इस देश के ओबीसी अभी उतने जागरूक नहीं है, थोड़े थोड़े हो रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस देश के संविधान ने वोट डालने का अधिकार, समानता का अधिकार, न्याय का अधिकार तो इस देश की सारी आबादी को दिया था। इसलिए संविधान सम्मेलन केवल कुछ ही लोग क्यों करते हैं? जरा आज इस देश में इस सवाल का जवाब पूछना सोशल मीडिया पर लिख करके, कितने लोगों ने आज संविधान दिवस मनाया है? जरा फोटो शेयर करो, जरा बताओ। और जो मैं कहना चाहता हूं आप समझ गए होंगे तो समझ जाना, जो लोग अपने को इस धरती पर श्रेष्ठ कहते हैं और सब जगह पूरे देश में कब्जा उनका है, उनमें से किसी संगठन ने आज संविधान दिवस मनाया हो तो जरा मुझे उसकी तस्वीर बता देना। क्योंकि संविधान ने श्रेष्ठ और निकृष्ट के भेद को खत्म किया, बराबरी बना दी थी। इसलिए आज भी जो बराबरी नहीं चाहते वो संविधान को अपना दुश्मन मानते हैं, और ऐसे लोगों को पहचानना इस तरह के सम्मेलन की सबसे पहली शर्त होनी चाहिए। आज इस संविधान को खतरा है, और खतरा कैसे है मैं एक एक तारीख बता करके आपको चेताने चाहता हूं। और वो खतरा जिनसे है, अगर हम उन्हें नहीं पहचानेंगे तो संविधान के ऊपर माला चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, इससे संविधान नहीं बचेगा। संविधान को दिलों तक पहुंचाओ और संविधान को आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाओ, तब संविधान बचेगा और तभी संविधान जिंदा रहेगा। इसलिए इसकी बात करना यहां जरूरी है कि संविधान को किन से खतरा है, कौन संविधान का विरोधी है, कौन आज भी कहता है कि इस देश के संविधान को बदलना है। ये पहचानना इस मुल्क की पहली जिम्मेदारी है। दुनिया के बाकी देशों में संविधान बना,
तो उसे लोगों ने कबूल किया, सीने से लगाया। इस देश का संविधान बना तो जिस दिन इस देश का संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित हुआ, 4 दिन बाद उसका विरोध शुरू हो गया। और मैं बताना चाहता हूं, सिलसिलेवार बीमारी का एक्सरे जरूरी है ताकि सम्मेलन खत्म हो तो इलाज शुरू करना। बसवन्ना की धरती, कबीर की धरती, रैदास की धरती, तथागत बुद्ध की धरती, फूले की धरती, पेरियार की धरती, किस बात की कुर्बानी करते चले गए ये लोग? इंसान और इंसान बराबर बने। तो संविधान ने क्या किया? इंसान और इंसान को बराबर बनाने की कोशिश की। आज का दिन उन लोगों को याद करने का दिन है जिन्होंने संविधान बनाया। और कुछ लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने अकेले थोड़ा ही बनाया है। तो इतिहास पुराने लोग जानते होंगे, नौजवानों जानना, संविधान समिति में, प्रारूप समिति में कुल मिलाकर 7 लोग थे। एक बीमार हो गए, मीटिंग में कम आए, एक गुजर गए, उनकी जगह दूसरा अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, एक विदेश चले गए, वापस लौट के नहीं आए, 2 लोग अस्वस्थ थे, आ नहीं पाते थे, और आखिर में 25 नवंबर के दिन ये बात हुई कि 25 नवंबर के दिन जब संविधान के पूरा होने के 1 दिन बचे थे, तो खड़े होकर के संविधान सभा के एक सदस्य ने कहा कि जब कमेटी ही पूरी नहीं थी तो जितनी मेहनत अकेले बाबा साहब अम्बेडकर ने की है, अगर वो न होते तो ये संविधान इस रूप में कभी पूरा ही नहीं हो पाता। कुछ लोगों को इस बात से भी दर्द होता है कि अकेले उनको क्रेडिट क्यों देते हो। मैं तो कभी कभी सोच कर डर जाता हूं कि अगर उस संविधान सभा की प्रारूप समिति की अगुवाई बाबा साहब अम्बेडकर की जगह कोई और कर रहा होता तो क्या होता है इस देश का। शुक्रिया अदा करिए कि एक ऐसा नायक उसकी अगुवाई कर रहा था जिसके दिल में मानवता थी, बुद्ध का विचार था, कबीर का विचार था, फूले का विचार था। इसलिए उसने बदला नहीं लिया संविधान में। चाहते तो डॉक्टर अम्बेडकर भी लिखवा सकते थे या बहस कर सकते थे कि जितने साल तुमने हमें अछूत बनाया उसका आधा तुम भी बनोगे, तब कोटा पूरा होगा। जिस रास्ते हम नहीं चलेंगे, अब एक राजपथ बनेगा, उस पर केवल दलित चलेंगे क्योंकि दलित को संविधान लिखने का मौका मिला और तुम नहीं चलोगे। ऐसी एक भी लाइन उसमें लिखी है क्या? एक भी लाइन नहीं लिखी। कभी सोचना बीदर के लोगों, कोई आपके साथ यहाँ चौराहे पर अन्याय कर दे तो आप ताकत में होगे तो उसका बदला लोगे कि नहीं लोगे? कोई आपको अगर गाली दे दे, कोई आपको अगर एक थप्पड़ चला दे, अगर आप में ताकत होगी तो तुरंत उसका बदला लोगे। जिस समाज ने हजारों साल अपमान सहा, अन्याय सहा, और जब उन लोगों ने किताब लिखी थी मनुस्मृति, तो उसमें लिख दिया था कि शूद्र अगर कान में उसके ये पड़ जाए, वेदों का श्लोक पड़ जाए, तो उसके कान में शीशा पिघलाकर डाल देना। ये सहा जिन्होंने कि शूद्र अगर सामने बैठ जाए बराबर की, तो बैठने वाली जगह को कटवा देना चाहिए। जिस किताब में यह लिखा है कि महिला को पिता, पुत्र और पति के अधीन रहना चाहिए, जिस किताब में यह लिखा हो कि एक ही गुनाह अगर एक शूद्र करे और एक दूसरा करे तो शूद्र को 100 गुना सजा मिले और दूसरे की सजा माफ हो जाए, उनके पुरखों को मौका मिला तो उन्होंने मनुस्मृति लिखी। हमारे पुरखे को मौका मिला तो उसने भारत का संविधान लिखा जिसमें सब बराबर हैं, कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं। ये फर्क है उनमें और हम में, और यही विचारधारा है। इसलिए पहचानो आज भारत के संविधान ने दिया क्या। संविधान ने दिया 26 नवंबर को जब अंगीकृत हुआ तो 25 नवंबर 1949 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक लंबा भाषण संविधान सभा में हुआ। और संविधान सभा में जो भाषण हुआ उसमें बाबा साहब अंबेडकर ने एक चिंता जाहिर की थी, और वो चिंता जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि आज का दिन ये सोचने का है कि ये मुल्क बहुत दिनों तक गुलाम रहा। क्यों गुलाम रहा? तब डॉक्टर अंबेडकर इतिहास याद करते हुए कहते हैं, गुलाम इसलिए हुआ कि कभी कोई मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया तो गजनी ने किया, तो जब आक्रमण हुआ तो हमारे ही कुछ लोग उनके खिलाफ, अपने लोगों के खिलाफ आक्रमणकारियों के साथ खड़े हो गए।
बहुत लंबा भाषण है और आप सबको पढ़ना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने उसके बाद दूसरी बात कही कि जब उसके आगे इस इतिहास में आगे बढ़े तो यह बात वो कहते हैं कि जब शिवाजी मुक्ति का संग्राम कर रहे थे तो बाकी मराठा सरदार और राजपूत मुगल सम्राटों के संग्राम के साथ खड़े हो गए। ब्रिटिश शासन आया और जब सिख शासकों को नष्ट कर रहा था तो उस समय उनके प्रमुख सेना नायक गुलाब सिंह खामोश बैठे थे। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भाषण है, 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में दिया गया। सन 1947 में जब देश के एक बड़े भूभाग पर अंग्रेजों के विरुद्ध आजादी का युद्ध घोषित कर दिया गया था, उस समय सिख निष्क्रिय रहे और मूक दर्शकों की तरफ देखते रहे। क्या इतिहास की पुनरावृत्ति होगी? यह विचार मुझे बेचैन कर देता है। डॉक्टर अंबेडकर चिंता कर रहे थे कि कहीं ये जो आजादी मिली है ये वापस गुलामी में तो नहीं लौट जाएगी। मैं इस बात पर जब गौर करता हूं कि जातियों और पंथों के रूप में हमारे पुराने दुश्मनों के साथ साथ विपरीत और विरोधी राजनीतिक विचारधाराओं वाली अनेक राजनीतिक पार्टियां हमारे सामने आने वाली हैं, क्या भारत देश को अपनी विचारधारा के ऊपर ही रखेंगे या विचारधारा के नीचे रखेंगे? मैं नहीं जानता, लेकिन यह बात तय है कि यदि पार्टियां विचारधाराओं को देश से ऊपर रखेंगी तो दूसरी बार हमारी आजादी पर चोट होगी संभवतः, और वो आजादी हमेशा के लिए हमसे छीन ली जाएगी। डॉक्टर अंबेडकर ने आगाह किया था, हम सबसे पहले और सबसे आखिर तक भारतीय हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने साफ कहा कि अगर मेरे हित और मेरे देश के हित में टकराव होगा तो मैं अपने देश के हित को चुनूंगा, लेकिन अगर मेरे समाज के हित और देश के हित में टकराव होगा तो मैं अपने समाज के साथ खड़ा होऊंगा, क्योंकि इसके बिना ये देश भी पूरा बराबर का नहीं बन सकता। उसके बावजूद उन्होंने ये बात कही कि हम पहले और आखिरी तक भारतीय हैं। इसलिए उन्हें चिंता थी कि ये आजादी जो मिली है ये कुर्बानियों से मिली है, समानता और न्याय बंधुता जो मिली है ये एकता से मिली है, कहीं ये खत्म न हो जाए। नई पॉलिटिकल पार्टियां बनेंगी और अगर इस देश के संविधान से ऊपर अपने को रख लेंगी तो ये आजादी पर खतरा मंडराएगा। अब 2025 में लौट आओ आप। 2025 में क्या हो रहा है देश में, और 2024 भूल तो नहीं गए? अब की बार 400 पार, क्योंकि देश के संविधान को बदलना है।